हेलो एंड वेलकम। अगला जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये जो सब्जेक्ट है आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके जो लेक्चर्स हैं आपको डेली मिलेंगे। 30 मिनट्स के आपके लेक्चर होंगे, प्लस माइनस 1 या 2 मिनट्स जितना भी होगा आपका, बट एवरेज 30 मिनट्स का जो है आपका एक लेक्चर होगा। इसको पढ़ने का सही तरीका है आपके पास कि आपके पास इसकी जो है बेयर एक्ट होनी चाहिए या फिर आप जो है कोई पीडीएफ निकाल सकते हैं इसकी, और आप सेक्शन को जो है पीडीएफ से या बेयर एक्ट से रीड करें और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने की पॉइंट्स में सेक्शन करवाया है आपको उसको जो है समझें। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस से जो है ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस बेयर एक्ट में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई सेक्शन अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ या फिर आपको पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए इन एडवांस, तो आपको जो है पिन्ड कमेंट में आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ की इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है हमारे पास द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ईयर जो है आप याद रखेंगे। एक्ट नंबर ऑफ 2000, एक्ट नंबर भी आप याद रखेंगे कि 21 है हमारे पास। इनैक्टमेंट जो डेट है हमारे पास वो है 9 जून 2000। ये डेट भी जो है आप याद रखेंगे। तो टाइटल याद रखेंगे, एक्ट नंबर याद रखेंगे, उसके अलावा इनैक्टमेंट जो डेट है वो भी याद रखेंगे। इसका ये जो है इंट्रो पार्ट है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से रीड कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास कि एक्ट जो है प्रोवाइड करता है लीगल रिकग्निशन ट्रांजैक्शंस को जो कैरी आउट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के मीन्स से, और दूसरे मीन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के, कॉमनली जिनको रेफर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इन्वॉल्व करता है यूज़ जो है ऑल्टरनेटिव्स का टू पेपर बेस्ड जो मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के, फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है डॉक्यूमेंट्स की विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, और फर्दर अमेंड करने के लिए इंडियन पीनल कोड या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, फिर आगे एंड उसके अलावा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और जो मैटर्स कनेक्टेड हैं इनसे और इनसे इंसिडेंटल हैं। तो बेसिकली पेपर बेस्ड मेथड से चेंज होके कम्युनिकेशंस और जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं या लीगल रिकॉग्निशन है उन ट्रांजैक्शंस का, उसके बारे में ये एक्ट बात करेगा। फिर आगे हमारे पास वेयर एज जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की बाय रेजोल्यूशन A/RES/51/162 डेटेड 30 जनवरी 1997 उन्होंने अडॉप्ट किया है मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात की गई है। एंड वेयर एज जो सेड रेजोल्यूशन है रिकमेंड करता है इंटर आलिया दैट ऑल स्टेट्स जिनको फेवरेबल कंसिडरेशन दे जो सेड हमारे पास मॉडल लॉ है, जब वो इनेक्ट करते हैं या रिवाइज करते हैं उनके लॉज को, इन व्यू जो नीड है यूनिफॉर्मिटी की, जो लॉ एप्लीकेबल है ऑल्टरनेटिव्स जो है पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली स्टेट्स को रिकमेंड किया गया है कि ये मॉडल लॉ को जो है फॉलो करें। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास वेयर एज ये कंसिडर किया जाता है नेसेसरी इफेक्ट देना सेड रेजोल्यूशन को और प्रमोट करना एफिशिएंट डिलीवरी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की बाय मींस ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के मींस से जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की वो सफिशिएंट एफिशिएंट जो है की जाएंगी। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 51st ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो 51st जो ईयर है रिपब्लिक का उसमें जो है इनेक्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये एक्ट जो है हम आगे पढ़ते हैं। इसमें आ गया हमारे पास चैप्टर 1। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 1। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल में आपको 4-5 चीज़ें कवर की गई हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास शॉर्ट टाइटल। एक्ट जो है उसको बोला जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आप एक्ट का नाम याद रखेंगे। एक्सटेंड कहाँ तक है, ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे के पूरे इंडिया पे जो है ये अप्लाई होता है।
इसके अलावा ये अप्लाई होता है ऑफेंसेस पे या फिर कॉन्ट्रावेंशंस पे जो कमिट किए गए हैं इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन के द्वारा अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे एक्सटेंट किसकी बात करता है, एक्सटेंट कहाँ कहाँ होगा। एक तो आ गया हमारे पास पूरे के पूरे इंडिया पे ये अप्लाई होगा। उसके बाद कोई भी ऑफेंस या फिर कॉन्ट्रावेंशंस जो कमिट किए गए हैं इंडिया के बाहर भी किसी भी पर्सन के द्वारा, वो भी जो है आईटी एक्ट के अंदर आपका कवर किया जाएगा। फिर आ गया हमारे पास कमेंसमेंट, जो एक्ट जो है फोर्स में आएगी, जो डेट नोटिफाई की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिफरेंट प्रोविजंस जो है एक्ट के कमेंस कर सकते हैं डिफरेंट डेट्स पे। रेफरेंस जो है कमेंसमेंट ऑफ एक्ट का, उसका मतलब है कमेंसमेंट जो है स्पेसिफिक प्रोविजन जो कंसर्न्ड है। फोर्थ आ गया इसमें एप्लीकेशन एंड एक्सक्लूजन्स। इसमें आ गया फर्स्ट शेड्यूल। एक्ट अप्लाई नहीं करेगा सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को और ट्रांजैक्शंस को जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है एंट्रीज फर्स्ट शेड्यूल से नोटिफिकेशन के द्वारा। फिर आ गया हमारे पास पार्लियामेंट्री कंट्रोल। हर एक नोटिफिकेशन जो अमेंड किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के द्वारा, वो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनके सामने जो है पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या इम्पोर्टेंट है, जो पिछली वाली स्लाइड है उसमें हमने जस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो है सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो बात करता है एप्लीकेशन की एंड एक्सक्लूजन्स की। ये क्या बात करता है कि किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगा। जो भी चीज़ें हमारे पास शेड्यूल 1 में दी गई हैं उन पे आईटी एक्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे जो हमारे पास जो एंट्रीज हैं उनको ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू। फिर आ गया फिफ्थ पॉइंट हमारे पास कि जो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहेगा। कोई भी जो नोटिफिकेशन दी गई है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके हिसाब से जो हमारे हाउसेस हैं पार्लियामेंट के वो अब डिसाइड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अनल करेंगे, जो भी उनका फैसला होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की और इस एक्ट में आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो हम एक एक करके जो है उनको ट्राई करते हैं समझने की। इसमें आ गए इस एक्ट में अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर नहीं करता, जो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका सेम मीनिंग होगा या अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। क्लोज ए आ गया हमारे पास एक्सेस। एक्सेस रेफर करता है इंटरैक्शन कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ या फिर नेटवर्क के साथ। ये इंक्लूड करता है गेन करना एंट्री किसी भी सिस्टम में। ये कवर करता है इंस्ट्रक्ट करना सिस्टम को या कम्युनिकेट करना उसके रिसोर्सेज के साथ। ये अप्लाई करता है लॉजिकल, अर्थमेटिकल और जो मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज हैं। तो हमारे पास जो एक्सेस है उसमें 4 हेडिंग्स हैं। मैं साथ के साथ ही आपको समझाऊंगी, इसमें अलग से जस्ट समझाने वाला कुछ नहीं है डेफिनेशंस में, आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा, बट हम एक बार रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा सा साथ में ही कर लेंगे। एक्सेस का मतलब है इंटरैक्ट करना कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। ये इंक्लूड करता है गेन करना एंट्री किसी भी सिस्टम में। अगर आपने किसी सिस्टम में एंट्री ले ली है तो वो आपका एक्सेस हो गया है। इसमें आ गया इंस्ट्रक्ट करना सिस्टम को या कम्युनिकेट करना उसके सोर्सेज को, तो इंस्ट्रक्ट करना सिस्टम को या कम्युनिकेट करना उसके सोर्सेज के साथ। ये अप्लाई करता है लॉजिकल, अर्थमेटिक और जो मेमोरी जो हमारे पास फंक्शन रिसोर्सेज हैं उन पे। तो आप डेफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आप किस क्लोज में कौन सी डेफिनेशन है ये ज़रूर ध्यान रखें और उसके अंदर का जो मटेरियल है उसका जस्ट आप ध्यान रखें। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्लोज बी। क्लोज बी बात करता है एड्रेसी की। एड्रेसी का मतलब है पर्सन इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एड्रेसी का मतलब है वो पर्सन जो इंटेंड किया गया है ओरिजिनेटर के द्वारा कि वो रिसीव करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये एक्सक्लूड करता है इंटरमीडियरीज। एड्रेसी का जनरल मतलब क्या है? एड्रेसी का मतलब है, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, अगर आपको कोई लेटर सेंड करना है तो जिस पर्सन को आपने जो है लेटर सेंड किया है, फॉर एग्जांपल ए जो है उसने बी को लेटर सेंड किया है, तो यहाँ पे बी जो होगा आपका एड्रेस ही होगा क्योंकि इसके एड्रेस पे जो है लेटर गया है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का है, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने जो ओरिजिनेटर है उसने इंटेंड किया है कि वो किसी सो एंड सो पर्सन के पास जाएगा तो उस पर्सन को एड्रेसी बोला जाएगा। ये जो है एक्सक्लूड करता है
इंटरमीडियरीज को। तो इंटरमीडियरीज जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगी एड्रेसी की डेफिनेशन में। क्लोज सी आ गया हमारे पास एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब है एक ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 के अंडर एडजुडिकेट करने के लिए मैटर्स को इस एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दी गई है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कोई भी ऑफिसर या जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में एक्ट का जो एडजुडिकेट करता है मैटर्स को, वो माना जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। इसके लिए जो है हम सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 बाद में पढ़ेंगे। फिर आगे इसमें हमारे पास क्लोज डी, अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन्वॉल्व करता है ऑथेंटिकेटिंग एक जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये किया जाता है अडॉप्ट करके एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी या फिर प्रोसीजर। ऑथेंटिकेशन कैरी आउट किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके। ये अप्लाई करता है सारे के सारे ग्रामेटिकल वेरिएशंस को और जो रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं उस टर्म के। तो इसमें आ गया हमारे पास डी बात करता है यहाँ पे हमारे पास अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये ऑथेंटिकेट करना किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी या फिर प्रोसीजर होता है इसका अलग से, उसके द्वारा किया जाता है। ये होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, और इसके अलावा ये सारे के सारे ग्रामेटिकल वेरिएशंस प्लस उससे जो रिलेटेड एक्सप्रेशंस है टर्म के उन पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास क्लोज डी ए जो बात करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। अपीलेट ट्रिब्यूनल रेफर करता है ट्रिब्यूनल को जो मेंशन किया गया है सेक्शन 48 सब सेक्शन 1 जो है एक्ट का उसमें। तो अगेन यहाँ पे जो है कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं दी गई है, आपको एक सेक्शन को रेफर किया गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रिब्यूनल होगा जो मेंशन किया गया है सेक्शन 48 सब सेक्शन 1 जो है एक्ट का इसमें। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सबसेक्शन ई। सबसेक्शन ई जो है वो बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर पे। इसमें आ गया हमारे पास फॉर मैटर्स जो है लिस्ट 2 में, जो कि स्टेट की लिस्ट है 7 शेड्यूल की, स्टेट गवर्नमेंट को जो मैटर्स रिलेट करते हैं स्टेट लॉ को अंडर लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट में, ये आ गया स्टेट गवर्नमेंट को। और दूसरे सारे जो मैटर्स हैं ये बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे किसका रेफरेंस किया जाएगा? अगर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट मैटर, कोई सब्जेक्ट मैटर जो रिलेटेड है स्टेट लिस्ट से, तो अगर वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा गया है तो उसका मतलब है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स है वहाँ पे भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलावा जो अदर केसेस हैं इन दोनों की लिस्ट में नहीं है, उनको जो है वहाँ पे अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन किया गया है तो वहाँ पे माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पेशली कंकरेंट लिस्ट का। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट को जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना गया है। फिर आगे इसमें हमारे पास क्लोज एफ। क्लोज एफ बात करता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एक सिक्योर सिस्टम है जो यूज़ करता है की पेयर। प्राइवेट की यूज़ करता है क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर, और पब्लिक की यूज़ करता है वेरीफाई करने के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो है हमारे पास एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एक सिक्योरिटी सिस्टम है, दो कीज़ यूज़ करता है। एक की जो है हमारे पास प्राइवेट की यूज़ करता है, दूसरा जो है हमारे पास पब्लिक की यूज़ करता है। प्राइवेट की यूज़ करता है क्रिएट करने के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा आ गया हमारे पास जो पब्लिक की है वो यूज़ करता है वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर। तो ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन सी की किसके लिए यूज़ की जाती है। प्राइवेट की यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की यूज़ की जाती है वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर। एमसीक्यू में ये जो चीज़ है आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज जी, दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक पर्सन है जो लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 24, ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की यहाँ पे बात की गई है, तो कोई भी पर्सन्स जो लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 24 ये होगा सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी है। ये ऑथराइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट्स हैं।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एच, जो कि है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट इशू किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। स्पेसिफाई करता है प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाएंगी इशू करने में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमने ऊपर पढ़ा है, नीचे हम पढ़ते हैं सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट के बारे में। ये इशू किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। ये जो है प्रैक्टिसेस बताता है कौन कौन सी जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जाएंगी इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एच ए। क्लोज एच ए जो है वो बात करता है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस की। कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो इंक्लूड करता है सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीडीएस, कॉम्बिनेशन जो है दोनों का, कोई और डिवाइस जिसको यूज़ किया गया है कम्युनिकेट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या फिर इमेजेस। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एच ए। क्लोज एच ए जो है वो बात करता है कम्युनिकेशन डिवाइस की। ये जो है इंक्लूड करते हैं सेल फोन्स को, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स को, इनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कोई और डिवाइस अगर यूज़ होती है ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या फिर आ गया इमेजेस हमारे पास। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज आई, जो कि बात करता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम। ये परफॉर्म करता है लॉजिकल, अर्थमेटिक और मेमोरी फंक्शंस यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल इम्पल्सेस। ये इंक्लूड करता है सारी की सारी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इनसे जो कनेक्टेड हैं। ये कवर करता है कंप्यूटर्स विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्लोज आई में जो कंप्यूटर है उसके डेफिनेशन को जो है डिस्कस किया गया है। कंप्यूटर का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कोई भी जो हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये परफॉर्म करती है लॉजिकल, अर्थमेटिक या मेमोरी फंक्शंस। ये जो है इम्पल्सेस को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस को यूज़ करके ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ जो इससे कनेक्टेड हैं उनको इंक्लूड करती है, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये कवर करती है कंप्यूटर्स जो एक कंप्यूटर सिस्टम या एक कंप्यूटर नेटवर्क में है। तो यहाँ से भी अगर कोई कंप्यूटर जो है उसकी बात हो रही है तो वो भी कंप्यूटर की डेफिनेशन में जो है इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज जे, जो कि बात करता है कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है इंटरकनेक्शन एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स में और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में। कनेक्शन जो है वो होता है थ्रू सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस और दूसरे कम्युनिकेशन मीडिया। ये इंक्लूड करता है टर्मिनल्स या कॉम्प्लेक्सेस, दो या दो से ज़्यादा जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं। इंटरकनेक्शन में या मे नॉट जो है कंटिन्यूसली मेंटेन, वो कंटिन्यूसली मेंटेन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास क्लोज जे। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो क्लोज है और उसके साथ जो टाइटल है, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आएंगे तो आपको मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं। तो आप सबके जो हैं क्लोज, जो हमारे पास क्लोज है प्लस उनके जो टाइटल्स हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक इंटरएक्शन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम्स का और जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। कनेक्शन इनका हो सकता है सैटेलाइट के थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं या कोई और जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ किया जा सकता है। ये जो है इंक्लूड करता है टर्मिनल या कॉम्प्लेक्सेस, दो या दो से ज़्यादा जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं। इसमें आगे इंटरकनेक्शन जो है वो कंटिन्यूअली मेंटेन भी हो सकता है और जो है कंटिन्यूअली मेंटेन नहीं भी हो सकता है। फिर भी जो है वो इंक्लूड किया जाएगा कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसके डेफिनेशंस में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज के। क्लोज के बात करता है कंप्यूटर रिसोर्स की। एक कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस, फिर आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर।
तो कहीं भी एक्ट में अगर आपको सबसे पहले तो क्लोज के है हमारे पास, और उसका जो टाइटल है वो है कंप्यूटर रिसोर्स हमारे पास। कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, फिर आ गया कंप्यूटर डेटाबेस, उसके बाद आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर। ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो कंप्यूटर रिसोर्स में जो है वो इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एल, जो कि बात करता है कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम एक डिवाइस है, एक कलेक्शन है डिवाइसेस का, जो इंक्लूड करता है इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस। ये एक्सक्लूड करता है नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स जो वर्क नहीं करते हैं एक्सटर्नल फाइल्स के साथ। ये कंटेन करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। ये परफॉर्म करते हैं लॉजिक, अर्थमेटिक, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, और कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन कंट्रोल है और जो दूसरे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्लोज एल जो है वो बात करता है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम एक डिवाइस है या फिर एक कलेक्शन है डिवाइसेस का। ये इंक्लूड करता है इनपुट और जो आउटपुट सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं उनको भी। ये एक्सक्लूड करता है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है, जो हमारे पास नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स हैं जो वर्क नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल्स के साथ, उनको जो है ये एक्सक्लूड करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कंटेन करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डेटा एंड जो है आउटपुट डेटा। नेक्स्ट आ गया, ये परफॉर्म करता है लॉजिक, अर्थमेटिक, डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल और कम्युनिकेशन कंट्रोल और दूसरे फंक्शंस। तो ये जो है इनके फंक्शंस हैं, ये क्या परफॉर्म करते हैं। आपको इसमें जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ ये एक्सक्लूड क्या करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एम, दैट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर का जो मतलब है वो है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। ये अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ आईटी एक्ट 2000। यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोज एम। क्लोज एम जो है वो बात करता है कंट्रोलर की। कंट्रोलर का क्या मतलब है, जो कंट्रोलर है हमारे पास सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के, और ये किसके अंदर अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जो है हमारे पास, उसके अंडर जो है ये डिफाइन किया अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एन ए। क्लोज एन ए डिफाइन करता है साइबर कैफे को, कोई भी फैसिलिटी जो ऑफर करती है इंटरनेट एक्सेस पब्लिक को। ये जो है होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी भी पर्सन के द्वारा। तो साइबर कैफ़े जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं तो आपको जो है, जो भी हमारे पास साइबर कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर 4-5 कंप्यूटर्स होते हैं, आप फॉर्म फिल करवाते हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जाके आप जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अभी थोड़ा कम है, पहले के टाइम में थोड़ा ज़्यादा था, आज से 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले की कैफ़ेज़ का कल्चर बहुत था। आजकल सब इंडिविजुअली वाईफाईज़ या फिर इंटरनेट कनेक्शन सबके पास होता है। बट साइबर कैफ़े के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, कोई भी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस पब्लिक को। तो कोई भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो जिसका अपना वाईफाई है या फिर वो आपस में ही अपने जो है कनेक्शंस को प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई, वो साइबर कैफ़ेज़ की टर्म में नहीं आएगा। ये जो है पब्लिक को जो है एक्सेस होना चाहिए उस इंटरनेट का। ये जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ होना चाहिए किसी भी पर्सन के द्वारा। तो बेसिकली ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होती है कि वो उस एक्सेस का क्या करता है, तो एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए किसी भी पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, प्रोटेक्शन किसकी, इंफॉर्मेशन की, कंप्यूटर्स की, डिवाइसेस की, कंप्यूटर रिसोर्सेज की, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। फिर आ गया हमारे पास सेफगार्ड होते हैं अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। इसमें आ गया हमारे पास क्लोज एनबी। एनबी जो है बात करता है साइबर सिक्योरिटी की, किस चीज़ की जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है। इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज। फिर आ गया कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दूसरा आ गया किसके अगेंस्ट की जाती है ये प्रोटेक्शन, तो ये जो है सेफगार्ड किया जाता है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन या कोई भी जो है दूसरे तरीके का डिस्ट्रक्शन। इसके अगेंस्ट जो है इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इस टर्म को हम बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज ओ बात करता है डेटा की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स या इंस्ट्रक्शंस। तो रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, फैक्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स के, इंस्ट्रक्शंस की, ये जो है क्या किया जा सकता है, ये बीइंग प्रिपेयर्ड, बीइंग प्रोसेस्ड या ऑलरेडी प्रोसेस्ड है किसी कंप्यूटर सिस्टम में या फिर नेटवर्क में। फिर आ गया कौन कौन सी फॉर्म इंक्लूड करता है, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, पंच्ड कार्ड्स, पंच्ड टेप्स और इंटरनल जो कंप्यूटर मेमोरी है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे पास क्लोज ओ है और क्लोज ओ जो है वो बात करता है डेटा की। डेटा का क्या मतलब है, पहले तो ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट या फिर इंस्ट्रक्शंस। ये जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड हो सकता है या प्रोसेस में है प्रिपेयर होने की, या ऑलरेडी प्रोसेस्ड है किसी कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क में। कौन कौन सी फॉर्म्स ये इंक्लूड करता है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स है हमारे पास, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, पंच कार्ड्स हैं, पंच टेप्स हैं, या फिर हमारे पास इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज बी, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में आ गया हमारे पास मेथड जो है ऑथेंटिकेट करने का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। ये किया जाता है सब्सक्राइबर के द्वारा यूज करके इलेक्ट्रॉनिक मेथड या फिर प्रोसीजर। ये कंप्लाई किया जाना चाहिए प्रोविजंस जो हैं हमारे पास सेक्शन 3 जो है IT एक्ट 2000 का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोज बी जो है वो बात करता है डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऑथेंटिकेट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कि ये जो है रियल है, ये मतलब असली जो चीज़ है वो ये है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे डिजिटल सिग्नेचर डाला जाता है। ये किया जाता है हमारे पास सब्सक्राइबर के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड या फिर जो प्रोसीजर है वो यूज़ करके। ये कंप्लाई करेगा जो प्रोविजंस है हमारे पास सेक्शन 3 जो है IT एक्ट का, उसके साथ जो है कंप्लाई करेगा उसके प्रोविजंस को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज क्यू। क्लोज क्यू जो है वो बात करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। ये सर्टिफिकेट जो है ये इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 जो है IT एक्ट 2000 का। ये वैलिडेट करता है डिजिटल सिग्नेचर को एक सब्सक्राइबर के। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोज क्यू जो है हमारे पास वो बात करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 जो है IT एक्ट का। ये वैलिडेट करता है कोई भी जो डिजिटल सिग्नेचर है किसी सब्सक्राइबर का कि ये जो है रियल जो है डिजिटल जो है सिग्नेचर है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर किया है सब्सक्राइबर ने, तो यहाँ पे वो रियल है या फिर वो फेक है, इस चीज़ के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जो है रियल है डिजिटल जो हमारे पास जो सिग्नेचर है। और अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे किया गया है तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये ऑथेंटिकेट है, मतलब असली है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज आर जो है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की। ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये रेफर करता है इंफॉर्मेशन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को। ये हो सकता है जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड। ये जो है स्टोरेज मीडिया इंक्लूड करता है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश या फिर आगे सिमिलर डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है हमारे पास ये बताया गया है क्लोज आर में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो क्या करता है या उसका क्या मतलब है। सबसे पहला आ गया हमारे पास, ये रेफर करता है इंफॉर्मेशन जो कि है हमारे पास डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ये जो है जनरेटेड हो सकती है, खुद जनरेट की गई है या सेंड की गई है किसी को, या रिसीव की गई है या फिर स्टोर की गई है। स्टोरेज मीडिया जो है वो इंक्लूड करता है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश या फिर आ गया हमारे पास सिमिलर डिवाइसेस। तो ये सब जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है माना जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लोज एस जो है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। ये आ गया हमारे पास ऑफिशियल गैजेट जो पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्लोज दैट इज एस जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की।
इलेक्ट्रॉनिक गजेट का मतलब है ऑफिशियल गजेट जो पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गजेट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लोज टी। क्लोज टी बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। कोई भी डेटा या फिर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये इंक्लूड करता है डेटा, रिकॉर्ड्स, इमेजेस और साउंड, स्टोर्ड या रिसीव्ड या फिर सेंड की गई है इलेक्ट्रॉनिकली या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्लोज टी। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है कोई भी डेटा या फिर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये इंक्लूड करेगा डेटा, रिकॉर्ड्स, इमेजेस या फिर साउंड को जो स्टोर की गई है, मतलब जो पहले से स्टोर्ड है कंप्यूटर में, या फिर रिसीव की गई है या फिर सेंड की गई है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या माइक्रोफिल्म से या कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश से। तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लोज टी ए, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। हमारे पास ये रेफर करता है ऑथेंटिकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। ऑथेंटिकेट किया गया है सब्सक्राइबर के द्वारा, जो पर्सन उसको यूज़ करता है। ये यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक जो प्रिस्क्राइब की गई है सेकेंड शेड्यूल में एक्ट की। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इंक्लूड किए जा सकते हैं विद इन द मीनिंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर्स जो भी हैं वो भी इंक्लूडेड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोज टी ए। क्लोज टी ए जो है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। ये क्या रेफर करते हैं, ये ऑथेंटिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। किसके द्वारा किए जाते हैं, सब्सक्राइबर के द्वारा किए जाते हैं। फिर आ गया इसमें हमारे पास सब्सक्राइबर वो पर्सन है जो इसको यूज़ कर रहा है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये अंडर सेकंड शेड्यूल किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो है सेकंड शेड्यूल पक्का याद रखें कि कौन सी जो टेक्निक है कहाँ प्रिस्क्राइब की गई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। तो ये जो है प्रिस्क्राइब की गई है सेकंड शेड्यूल में। फिर जो नेक्स्ट चीज़ याद रखने वाली है इसमें वो है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी इंक्लूड किए गए हैं विद इन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की वो प्रिस्क्राइब की गई हैं सेकंड शेड्यूल में। हमारे पास सब्सक्राइबर जो है पर्सन उसको यूज़ करता है और ये ऑथेंटिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्ड को। ये हमारे पास डेफिनेशन है। ये जो है आप वैसे भी मार्क कर सकते हैं। क्लोज टी ए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है और यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड आपके पास 2 पॉइंट है, सेकेंड शेड्यूल वाला पॉइंट और डिजिटल जो है सिग्नेचर वाला पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही कवर करेंगे। आज के लेक्चर में आपने ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशंस की हैं। डेफिनेशंस थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि आप जो है इनके क्लोज जितने भी हैं हमारे पास ए से लेके टी ए तक आज तक हमने जितना किया है उनके आप क्लोज प्लस उनके जो टाइटल्स हैं वो याद रखें। इसके अलावा जो कीवर्ड्स इस हमारे पास जो पीडीएफ्स हैं उनमें कीवर्ड्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। तो आप जो है सिर्फ कीवर्ड की बेसिस पे जो है याद रख सकते हैं अपने सेक्शंस को। आपको ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका जिस्ट याद करना है या फिर एक एक दो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं। क्योंकि ये सेक्शंस में सेकंड सेक्शन जो है हमारे पास इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और वो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है याद करना। तो जितना आप कर सके आप करें। इनके क्लोज जो है नंबर जो क्लोज हैं हमारे पास प्लस टाइटल्स प्लस जो कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर याद रखें। बाकी जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।